शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकालीन काव्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियाँ उपयुक्त परिस्थितियों से पूर्ण सामंजस्य रखती है। इस काव्य की रचना सामंती छत्र छाया में हुई, अतः उसमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। दोस्तों, रीतिकालीन काव्य में जो पाए जाने वाली प्रवृत्तियां हैं वह उपयुक्त परिस्थितियों से पूर्ण सामंजस्य रखती है। इस काव्य की रचना सामंती छत्र छाया में हुई है, अतः इसमें वे सभी विशेषताएं आ जाती है जो दरबारी काव्य में होनी चाहिए। रीतिकाल का कवि जनता का कवि न होकर राज दरबार का कवि था, अतः उसके काव्य में अलंकरण की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं श्रृंगारिकता का सहज फूट आना स्वाभाविक ही था। दोस्तों, रीतिकाल के कवि जनता की कवि नहीं थे, वे राज दरबार के कवि थे। उसके काव्य में अलंकार की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति और श्रृंगारिकता का होना स्वाभाविक था। उसका संपूर्ण काव्य नारी के चारों ओर केंद्रित है और उसमें रसिकता की प्रधानता है। उनके काव्य में चारों ओर नारी की प्रधानता है। उनके संपूर्ण काव्य में नारी के चारों ओर केंद्रित है, उसमें रसिकता की प्रधानता है। सामान्य रूप में रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। तो पहला है रीति निरूपण। रीतिकालीन कवियों की प्रधान वृत्ति है रीति निरूपण, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करना। रीति निरूपण, इनमें रीतिकालीन कवियों की प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण करना, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करना है। इस प्रवृत्ति को प्रधान मानकर ही आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम रीतिकाल रखा है। इस प्रवृत्ति को प्रधान मानकर के ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण रीतिकाल रखा है, नामकरण रीतिकाल किया है। संस्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी में रूपांतरित करने का काम रीतिकालीन आचार्यों द्वारा किया गया है। विभिन्न काव्यों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों के लक्षण ग्रंथों की रचना की। संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने हिंदी में रूपांतरित संस्कृत काव्यशास्त्रियों को हिंदी में रूपांतरित करने का काम रीतिकालीन आचार्यों के द्वारा किया गया है। विभिन्न काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण देते हुए अनेक कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की हैं। सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र की जानकारी कराना तथा काव्यशास्त्र की मर्मज्ञता का प्रदर्शन करना ही इन ग्रंथों के रचयिताओं का उद्देश्य रहा है। दोस्तों, सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र की जानकारी कराना और काव्यशास्त्र की मर्मज्ञता को प्रदर्शित कराना ही इन ग्रंथों के रचनाओं का उद्देश्य रहा है।
रचयिताओं का उद्देश्य रहा है। केशव की कवि प्रिया चिंतामणि की कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतीराम की ललित ललाम, गोप की रामचंद्राभरण, भूषण की शिवराज भूषण, देव की रस विलास आदि ऐसी ही रीति निरूपण रचना है। दोस्तों, केशव की कवि प्रिया, चिंता की कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतीराम की ललित ललाम, गोप की रामचंद्राभरण, भूषण की शिवराज भूषण, देव की रस विलास, ये सभी रीति निरूपण की रचनाएं हैं। इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, किंतु संस्कृत काव्यशास्त्र में जो सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण है उनका यहाँ नितांत अभाव है। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा काव्यशास्त्र के क्षेत्र में कोई मौलिक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी है। दोस्तों, इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को आधार बना करके अपने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, किंतु संस्कृत आचार्यों में जो सूक्ष्म चिंतन का विश्लेषण हुए हैं उनका यहाँ अभाव है। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा काव्यशास्त्र के क्षेत्र में कोई मौलिक उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई है। यही नहीं, अपितु कहीं कहीं इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लक्षण भ्रम मूलक है। इन्हीं सब कारणों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रीति ग्रंथकारों को आचार्य न मानकर कवि ही माना है। इनके अनुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। इसके अनुसार हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी में कई रचनाकार हुए, सैकड़ों कवि हुए, रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए, लेकिन वे सभी आचार्य कोटि में नहीं आ सकते हैं। दूसरा, श्रृंगारिकता। रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु है श्रृंगार। रीतिकालीन कवियों का जो केंद्र बिंदु है, काव्य का केंद्र बिंदु है, वो श्रृंगार है। इस काव्य में नखशिख के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है तथा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विविध प्रकार से चित्रण किया गया है, जिसमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। दोस्तों, इस काव्य में नखशिख के द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य की झांकी को प्रस्तुत करने का काम किया गया है। साथ ही राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी विभिन्न प्रकार से चित्रण किए गए हैं, जिनमें भक्ति भावना का लेश भी नहीं है। नायिका भेद के अंतर्गत भी श्रृंगार ही प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। रीतिकालीन दरबारी परिवेश एवं कामुक मनोवृत्ति के कारण श्रृंगार एवं उसमें संबंधित विषय ही इन कवियों को विशेष प्रिय रहे। दोस्तों, रीतिकालीन के कवि दरबारी कवि थे और दरबारी परिवेश के अनुसार ही उनमें कामुक मनोवृत्ति के कारण श्रृंगार और उनमें संबंधित विषय ही इन कवियों को विशेष प्रिय रहे हैं। इनकी श्रृंगारिकता में रूप विलिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना ही दिखाई पड़ती है। इनकी श्रृंगारिकता में रूप लिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता और शरीर सुख की कामना दिखाई पड़ते हैं। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने श्रृंगार रस वर्णन में ही अपनी रुचि दिखाई है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने श्रृंगार रस वर्णन में
अपनी रुचि को अधिक दिखलाए हैं। काव्य शास्त्र की परंपरा में बंधे हुए लक्षण ग्रंथों में श्रृंगार के विभिन्न भेद और उपभेद, हाव भाव, नायिका भेद आदि का विशद निरूपण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की प्रधानता को लक्ष्य कर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है। दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार की प्रधानता को लक्ष्य करते हुए अपनी टिप्पणी देते हैं और कहते हैं कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता है। श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का चित्रण रीतिकालीन काव्य में किया गया है। संयोग चित्रण में कहीं कहीं अश्लीलता का समावेश भी हो गया है, विशेष रूप से उन स्थलों पर जहाँ सूरत वर्णन या विपरीत रति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग का चित्रण रीतिकालीन काव्य में किया गया है। संयोग चित्रण में कहीं कहीं अश्लीलता का भी समावेश हो गया है, विशेष रूप से उन स्थलों में जहाँ सूरत का वर्णन या विपरीत रति का वर्णन किया गया हो। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीति मुक्त स्वच्छंद कवियों ने हृदय की आकुलता एवं विकलता का मार्मिक एवं अनुभूति परक चित्रण किया है, जबकि बिहारी ने विरह ताप एवं विरहजन्य कृष्णता का ऊहात्मक वर्णन किया है, जो कभी कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया है। वियोग के वर्णन के अंतर्गत रीतिमुक्त स्वच्छंद कवियों ने हृदय की आकुलता और विकलता का मार्मिक एवं अनुभूति परक चित्रण किए हैं, जबकि बिहारी ने विरह ताप और विरहजन्य कृष्णता का ऊहात्मक वर्णन किए हैं, जो कहीं कहीं आगे जाकर के मजाक की हद तक भी पहुंच गया है। प्रेम के उदात्त पक्ष का चित्रण रीतिकाल के बहुत कम कवि ही कर सके हैं। रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र का यह मत समीचीन प्रतीत होती है। प्रेम के जो उदात्त पक्ष हैं, वह उसका चित्रण रीतिकाल के बहुत ही कम कवि कर पाए हैं। रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के संबंध में डॉक्टर भगीरथ मिश्र का मत यह समीचीन प्रतीत होते हैं। मत है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष भी उनकी दृष्टि में बहुत आए हैं। वियोग वर्णन में इन कवियों ने शास्त्रीय कामदासाओं का निरूपण किया है। स्मृति, गुण, कथन, प्रलाप आदि के द्वारा अपनी मनोदशा का चित्रण तत्कालीन नायिकाएं करती दिखाई गई है। रीतिकालीन श्रृंगार में रूप लिप्सा, प्रेमजन्य विलासिता, शारीरिक सुख की कामना, भोगेच्छा एवं नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण जैसे विशेषताएं परिलक्षित होती है। दोस्तों, वियोग वर्णन में इन कवियों ने शास्त्रीय कामदशाओं का भी निरूपण किया है। स्मृति, गुण, कथन, प्रलाप आदि के द्वारा अपनी मनोदशा का चित्रण तत्कालीन नायिकाएं करती दिखाई गई है। तत्कालीन श्रृंगार में रूप लिप्सा, प्रेमजन्य विलासिता, शारीरिक सुख की कामना, भोग इच्छा
और नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण जैसी विशेषताएं को परिलक्षित होती हुई दिखाई है। तीसरा, अलंकारिता। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकार की प्रधानता है। कविगत कविता सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते हैं। दोस्तों, इनमें दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकार की प्रधानता है। कवियों ने कविता सुंदरी की अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। विलासी दरबारी मनोवृत्ति के कारण भी कवियों को काव्य में सहजता के स्थान पर कृत्रिम अलंकारिता का समावेश करना पड़ा। दोस्तों, विलासी दरबारी कवि अपने मनोवृत्ति के कारण अपने काव्य में सहजता के स्थान पर कृत्रिम अलंकारिता का समावेश करना पड़ गया है। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था। वे प्रयत्न पूर्वक काव्य में अलंकारों को समाविष्ट करते थे और इन प्रकार अपनी बुद्धि का लोहा मनमाने को विवश करते थे। वस्तुतः वे केशव की इस उक्ति के पक्षधर थे। दोस्तों, अलंकारों के प्रति इनका जो मोह था वह अति प्रबल था। वे प्रयत्न पूर्वक काव्य में अलंकारों को शामिल करते थे और इस प्रकार अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने के लिए विवश कर देते थे। वस्तुतः वे केशव की इस उक्ति से पक्षधर थे। यद्यपि सुजाति लुच्छनी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। अलंकारों के बिना कविता सुंदरी सुशोभित नहीं होती, भले ही वह अन्य गुणों से युक्त क्यों न हो। दोस्तों, अलंकार कविता सुंदरी सुशोभित नहीं होती है। भले ही वह अन्य गुणों से युक्त क्यों न हो जाए। अपनी इस मान्यता के अनुरूप उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का समावेश किया है। अलंकारों के पीछे दौड़ने के कारण अधिकांश स्थलों पर काव्य विकृत हो गया है, क्योंकि वहां अनुभूति प्रमुख न होकर अलंकार का चमत्कार ही प्रमुख है। दोस्तों, अलंकारों के पीछे दौड़ने के कारण अधिक स्थानों पर काव्य विकृत हो गए हैं, क्योंकि वहां पर अनुभूति प्रमुख न होकर के वहां अलंकारों का चमत्कार ही प्रमुख हो गया है। केशव में ऐसे प्रसंग संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है। केशव में ऐसे प्रसंग संख्या की दृष्टि से अधिक है। अलंकारों के चमत्कार के मोह में काव्यत्व की हानि हो गई है। रीतिकालीन कवियों ने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, संभावना मूलक, चमत्कार मूलक एवं अतिशय मूलक अलंकार इस काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों ने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किए हैं, जिनमें इन सभी अलंकार इस काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं। सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, संभावना मूलक, चमत्कार मूलक और अतिशय मूलक। संभावना मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता होने के कारण रीति काव्य में
कल्पना की ऊंची उड़ान और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। बिहारी के काव्य में एक और तो उत्प्रेक्षा का सौंदर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि करते हुए अलंकार प्रयोग की कुशलता का परिचय दिया गया है। दोस्तों, बिहारी के काव्य में एक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। एक और उत्प्रेक्षा के सौंदर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि करते हुए अलंकारों का प्रयोग कुशलता का परिचय दिया गया है। बिहारी की उत्प्रेक्षाएं बड़ी सटीक एवं मनोहारी बन पड़ी है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। रीतिकालीन कवियों के अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अपरिहार्य आवश्यकता थी। इस ज्ञान के बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिता खूब फली फूली। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक परिहार्य की आवश्यकता थी, परंतु इस ज्ञान के बिना उसे सम्मान मिलना बहुत ही कठिन था। परिणामतः इस काल में अलंकारिता खूब फला फूला और बढ़ा। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में आकर साध्य बन गया। यहाँ तक कि कुछ कवियों ने तो केवल अलंकार की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए ही काव्य रचना की। अलंकार कविता का साधन है, वही इस काल में आकर के साध्य बन गए हैं। यहाँ तक कि कुछ कवियों ने तो केवल अलंकार की जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए ही काव्य की रचनाएं की है। चौथा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि विभिन्न राज दरबारों के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देवभूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। दोस्तों, रीतिकालीन की जो अधिकांश कवि हैं, वे सभी राज दरबारों के आश्रय में रहते थे। जैसे बिहारी, देवभूषण, सूदन, केशव, मतीराम आदि ये सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे, और यह स्वाभाविक था कि वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के लिए काव्य की रचनाएं करते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास तथा कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित लिखा। वही रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिव बावनी तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। दोस्तों, देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास को लिखा है। कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की। सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा के लिए सुजान चरित को लिखा। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण को लिखा। शिवा बावनी तथा छत्रसाल बुंदेल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक
की रचनाएं की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण की इन रचनाओं की प्रशंसा करते हुए लिखा है, शिवाजी की छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसार मात्र नहीं है। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण की रचनाओं की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकते हैं। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसार ही नहीं, उनके वीरों की जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता का स्मरण भी करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। परंतु यदि भूषण जैसे कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों के द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए की उद्घोषणा करने वाले इन दरबारी कवियों को अपनी जीविका के लिए दरबारों से वृत्ति मिलती है। अतः आश्रयदाताओं के गुणगान करना इनकी व्यवस्था थी। देव जैसे प्रसिद्ध कवि को कई आश्रयदाता बदलने पड़े, किंतु उन्हें अस्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ। देव जैसे प्रसिद्ध कवियों को आश्रय बदलने पड़ते थे, किंतु उन्हें अस्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हो पाया था। कवियों को येन केन प्राक्रैन अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता था, और कभी कभी उनके प्रतिद्वंदी उन्हें दरबार से निकालने में भी सफल हो जाते थे। राजनीतिक दांव पेच एवं जोड़ तोड़ में लगे रहने वाले इन दरबारी कवियों के काव्य में स्वतः स्फूर्त काव्य रचना की वह प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती जो भक्ति काल में थी। राजनीतिक दांव पेच और जोड़ तोड़ में लगने वाले दरबारी कवियों के काव्य में स्वतः स्फूर्ति काव्य की रचनाएं दिखाई नहीं पड़ती थी जो कि भक्ति काल में थी। पांचवा है बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन काव्य में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ साथ चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। दोस्तों, रीतिकालीन काव्य में बहुज्ञता का प्रदर्शन करने के साथ साथ चमत्कार प्रदर्शन की भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ज्योतिष, आचार, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीतिशास्त्र, काव्यशास्त्र, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट है। अपने दोहे में ज्योतिष की अनेक उक्तियों का समावेश कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इन विद्या में भी उनकी गहरी पैठ है। उदाहरण के लिए निम्न दोहे को लिया जा सकता है जिसमें राजयोग प्रकरण का उल्लेख है। वह पंक्ति है, शनि कज्जल चख झक लगन उपजियों सुदीन सने, क्यों न निरिपति वे भोग वै लही सुदेश सब दे। इस प्रकार आयुर्वेद ज्ञान का परिचय जरी विषम जूर जाइए आय सुंदर सन देहु में दिया है।
रीतिकालीन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्राय यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिया है। इनके काव्य में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीय पर अधिक ध्यान दिया गया है। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन में प्राय यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिए हैं। इसके काव्य में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर अधिक ध्यान दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि रीतिकाल में चमत्कार प्रदर्शन को ही वास्तविक कवि कर्म समझा जाने लगा था। यही कारण है कि भक्ति भावना विरूपण दोहे में भी बिहारी चमत्कार प्रदर्शन को तिलांजलि नहीं दे सके। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रीतिकाल में चमत्कार प्रदर्शन को वास्तविक कवि कर्म समझा जाने लगा था। यही कारण है कि भक्ति भावना विरूपण दोहे में भी बिहारी चमत्कार प्रदर्शन को तिलांजलि नहीं दे पाए। उदाहरण के लिए बिहारी सतसई का मंगलाचरण विषयक पहला दोहा लिया जा सकता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूती हो। यहाँ राधा की वंदना उतनी प्रमुख नहीं है जितनी श्लेष के चमत्कार द्वारा तीन तीन अर्थों की अभिव्यक्ति करना। दोस्तों, यहाँ पर राधा की वंदना उतना प्रमुख नहीं है जितनी श्लेष के चमत्कार द्वारा तीन तीन अर्थों में अभिव्यक्ति करना है। झाई श्यामो एवं हरित दूती पद श्रेष्ठ है। वर्ण विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर रीतिकालीन कवियों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना शब्द सामर्थ्य के प्रदर्शन एवं अलंकारों की योजना पर दिया है। छठा है भक्ति एवं नीति। रीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य तो श्रृंगार ही है, तथापि उनमें भक्ति एवं नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियां यत्र तत्र उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, रीतिकालीन की प्रमुख प्रतिपाद्य श्रृंगार है, लेकिन उनमें भक्ति और नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियां कहीं इधर उधर उपलब्ध हो जाती है। जहाँ तहाँ उपलब्ध हो जाती है। रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए जो रचनाएं प्रस्तुत की है, उनमें श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। रीतिकालीन के जो कवि हैं, उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करते हुए रचनाएं की है। उनमें श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी विद्यमान है। अधिकांश रीति कवियों ने अपने जीवन में संध्या काल में भक्ति एवं वैराग्य से ओतप्रोत रचनाएं लिखी है। ऐसा शायद उन्होंने अपने पाप बोध के कारण किया है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र की यह टिप्पणी अत्यंत सटीक है। नगेंद्र जी कहते हैं कि रीति काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस से अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक द्वेष कर सके। रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के नाम को आधार बनाकर जो रचनाएं प्रस्तुत की है, उनमें भक्ति भावना प्रमुख ना होकर श्रृंगार भावना की ही प्रमुख है। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के नाम को आधार बना करके जो रचनाएं प्रस्तुत की है, उनमें भक्ति भावना प्रमुख ना होकर के श्रृंगार भावना प्रमुख है।
वस्तुतः उनके हृदय में भक्तिकालीन कवियों की भांति राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, क्योंकि वे सामान्य नायक नायिका के रूप में प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए चित्रित किए गए हैं। वस्तुतः जो है उनके हृदय में भक्ति कालीन कवियों की भांति राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भावना नहीं थे, क्योंकि उनमें सामान्य नायक नायिका के रूप प्रेम की क्रीड़ा करते हुए चित्रित किए गए हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भावना के संबंध में स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा है, रिजी है सु कवि जो तो जानो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की काव्य की कीर्ति बिहारी सतसई में लगभग 70 दोहे भक्ति भावना से संबंधित है। दरबारी वातावरण के प्रभाव से इन कवियों ने रीति संबंधी उक्तियों को भी काव्य निबद्ध किया है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी की काव्य कीर्ति बिहारी सतसई में लगभग 70 दोहे भक्ति भावना से संबंधित हैं, लेकिन दरबारी वातावरण के प्रभाव में इन कवियों ने रीति संबंधी उक्ति को काव्य निबद्ध कर दिए हैं। बिहारी सतसई में नीति संबंधी अनेक दोहे उपलब्ध है। इसी प्रकार घाघ, बेताल, वृंद निर्धर दास के नीति संबंधी काव्य की रचना की है। वृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। भले बुरे सब एक समझो लो बोलत नाही, जानी परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। सातवां नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। रीतिकालीन काव्य के केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नखशिख चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई। नारी के ऐद्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी है। उसके आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किया है। दोस्तों, इनमें रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण है। नायिका के नखशिख चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाए हैं। नारी के इंद्रिय बाह्य रूप के निरूपण में उनकी वृत्ति अधिक है। उनके आंतरिक गुणों का चित्रण उन्होंने नहीं किए हैं। नारी के विभिन्न अंगों का स्थूल एवं मानसिक चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से ही परिचित कराया। नारी के जो विभिन्न अंग हैं उनके स्थूल और मांसल चित्रण को अंकित करके उन्होंने काव्य रसिकों को अपने मनमोहक स्वरूप से परिचित कराए हैं। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेम का, अतः वे इसके अन्य पक्षों की ओर से नितांत उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उसके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नारी को उन्होंने सिर्फ भोग विलास का उपकरण मात्र मानते थे, इसलिए उनके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का चित्रण उन्होंने नहीं किए हैं। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टिकोण के कारण वे नारी जीवन की सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा समन्वित गौरवमयी मूर्ति को दिखा सकने में सफल नहीं हुए। रीतिकालीन कवियों ने नारी को कामुक दृष्टि से देखा, इसलिए उनकी वृत्ति नायिका के अंग प्रत्यंग की शोभा का निरूपण करने में, उसके हाव भाव का चित्रण करने में और उसकी विलास चेष्टाओं का वर्णन करने में भी अधिक रमी।
दोस्तों, रीतिकालीन के जो कवि हैं उन्होंने नारी की कामुक दृष्टि को देखा, इसलिए उनकी वृत्ति नायिका के अंग प्रत्यंग की शोभा को बढ़ाना और उनके हाव भाव का चित्रण करना, उसकी विलासी चेष्टाओं का वर्णन करना ही अधिक रमी है। नारी के प्रति उनका संकुचित दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण ही एवं परिवेश से अनुप्रमाणित था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन नारी भावना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकालीन नारी भावना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि वे सब प्रकार के विशेषताओं के बंधन में यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकालीन कवि नारी को पुरुष के आकर्षण का केंद्र एवं उसकी अंग साइनी मात्र समझते हैं। रीतिकाल के जो कवि हैं वे नारी को पुरुष के आकर्षण का केंद्र और उसकी अंग साइनी मात्र समझते हैं। देव कवि की यही उक्ति इस धारणा के समर्थन उद्धृत की जा सकती है। कौन गने पुरवन नगर कामिनी एके रीति देखत हरे विवेक को चित हरे करी प्रीति। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने नारी के प्रति इतनी दृष्टिकोण पर बल देते हुए उसके रूप के प्रति तीव्र आसक्ति का परिचय दिया है। 8वां प्रकृति चित्रण। रीति कवियों ने प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन एवं अलंकारिक रूप में किया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल प्रकृति भी संयोग काल में सुखद एवं वियोग काल में दुखद रूप में चित्रित की गई है। दोस्तों, इनमें रीति कवियों ने प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन और अलंकारिक रूप में किए हैं। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण बहुत कम हुआ है। नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल प्रकृति भी संयोग काल में दुख सुखद एवं वियोग काल में दुखद रूप में चित्रित की गई है। परंपरागत रूप से षड ऋतु वर्णन एवं 12 मासे का चित्रण भी इस कवियों ने किया है, परंतु उनमें कोई नवीनता नहीं है। रीतिकालीन विलासी वातावरण में रमे हुए इन कवियों को इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे कृतियों के मनोहर स्वरूप पर रिझकर काव्य रचना करते। सेनापति जैसे एक दो कवियों ने ही प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए हैं, अन्यथा बिहारी देव, मतीराम, भिखारी दास आदि कवियों के षड ऋतु वर्णन में उद्दीपन रूप में ही प्रकृति चित्रण उपलब्ध होता है। सेनापति जैसे एक दो कवियों ने ही प्रकृति के मनोरम चित्रण को चित्रित करने का काम किए हैं। अन्य कवि जैसे बिहारी देव, मतीराम, भिखारी दास आदि कवियों ने षड ऋतु वर्णन में उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण किए हैं। सेनापति को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा काल का एक चित्रण द्रष्टव्य है। सेनापति जी ने ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त है। उन्होंने ऋतुओं का सुंदर वर्णन किए हैं। वर्षा काल का एक
चित्र यहाँ द्रष्टव्य है। सेनापति उनय नए जलद सावन के, चारिहूँ दिसान घुमरत भरे तोय के। शोभा सरसाने न बखाने, जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के। रीतिकाल के एक अन्य कवि पद्माकर का बसंत वर्णन भी अत्यंत आकर्षण बन पड़ा है। द्वार में दिशान में, दुनी में देश देशन में, देखी दीप दीपन में दीपत दिंगत है। बिथिन में ब्रज में, नवेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगरयों बसंत है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का निरूपण और प्रस्तुत विधान के रूप में किया है। उन्होंने प्रकृति से विभिन्न उपमान लेकर नायिका के अंग सौंदर्य का चित्रण किया है। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का जो निरूपण किया है वह अप्रस्तुत विधान के रूप में किया है। उन्होंने प्रकृति से विभिन्न उपमान लेकर के नायिका के अंग सौंदर्य का चित्रण किए हैं। कमल, चंद्रमा, हंस, कोकिल, चातक, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि इसी प्रकार के उपमान है। कमल, चंद्रमा, हंस, कोकिल, चातक, मेघ, पर्वत, पुष्प आदि ये उपमान है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के काव्य में भी प्राय सभी ऋतुओं का वर्णन उपलब्ध होता है। निम्न दोहे में बसंती मकरंद से तृप्त भौरे का अत्यंत मनोरम चित्र अंकित किया गया है। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के काव्य में प्राय सभी ऋतुओं का वर्णन मिलते हैं। निम्न दोहे में बसंती मकरंद में तृप्त भौरे का अत्यंत मनोरम चित्रण अंकित किए गए हैं। छकी रसाल सौरभ सनेश, मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झौरत झपत भौर, झौर मधु अंध। रीतिकाल में यद्यपि प्रकृति चित्रण का अभाव नहीं है, तथापि प्रकृति के प्रति इतना दृष्टिकोण तटस्थ था। छायावादी कवियों ने जिस प्रकार प्रकृति को आलम्बन मानकर मनोहर काव्य की रचना की है, वैसा रीतिकाल के कवियों ने नहीं कर पाए हैं। जिस प्रकार से छायावादी कवियों ने प्रकृति को आलम्बन बना करके मनोहर काव्य की रचनाएं की है, वैसे रीतिकालीन कवियों ने नहीं कर पाए हैं। नौमा, संकुचित जीवन दृष्टि। रीतिकालीन कवियों की जीवन सृष्टि अत्यंत संकुचित दिखाई पड़ती है। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए, अपितु श्रृंगार प्रधान काव्य लिखकर उन्होंने आश्रयदाता विलासी राजाओं का मनोरंजन मात्र किया है। दोस्तों, इनमें रीतिकालीन कवि जीवन की दृष्टि से अत्यंत ही संकुचित दिखाई पड़ते हैं। किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे काव्य की रचनाएं नहीं की है, परंतु श्रृंगार प्रधान काव्य लिख करके उन्होंने आश्रयदाताओं और विलासी राजाओं का मनोरंजन मात्र के लिए किए हैं। अधिकांश कवि नायिका के कटाक्ष, कुशल नेत्रों, उन्नत उरोजों, रक्ताभा कपोलों, रसिक्त अधरों, पुष्ट जंघाओं और द्युतिमान अंगों के सौंदर्य का निरूपण करने में ही कवि कर्म की सार्थकता समझते रहे। दोस्तों, अधिकांश कवि जो है वह नायिका के कटाक्ष, कुशल नेत्रों, उन्नत उरोजों, रक्ताभा कपोलों, रसिक्त अधरों, पुष्ट जंघाओं और द्युतिमान अंगों के सौंदर्य का निरूपण करने में ही
कवि कर्म की सार्थकता समझते रहे हैं। जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा उत्तम काव्य रचना के लिए की जाती है, उसका नितांत अभाव रीतिकालीन काव्य में है। इन कवियों ने जीवन के विविध पक्षों की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर श्रृंगार के सीमित वृक्ष में ही केंद्रित कर ली। दोस्तों, इन प्रकार के कवियों ने जीवन के विभिन्न पक्षों की ओर से अपनी दृष्टि को हटा करके श्रृंगार में ही सीमित कर दिए हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की इस वृत्ति पर विचार करते हुए कहा है, ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुधार रूप ही उन्हें प्रिय है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि रीतिकालीन कवि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुधार रूप ही उन्हें प्रिय है। उनके जीवन का एक ही स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया, या इस धारा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिता है। दरबारी वातावरण एवं विलासितापूर्ण जीवन ने इन कवियों की दृष्टि को इतना संकुचित बना दिया था कि वे जीवन और जगत की व्यापकता पर दृष्टिपात भी न कर सके। दोस्तों, दरबारी वातावरण और विलासिता पूर्ण जीवन ने इन कवियों की दृष्टि को इतना संकुचित बना दिए थे कि वे जीवन और जगत की व्यापकता पर दृष्टिपात भी नहीं कर सकते थे। भक्तिकालीन काव्य जहाँ महान संदेश का वाहक है, वहीं रीतिकालीन काव्य में ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं होता। गंभीर चिंतन एवं व्यापक जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति का कोई पर्याय रीतिकालीन कवि ने नहीं किया। उसकी आधार भूमि इतनी संकुचित है कि जीवन की अनेक रूपता के लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। दोस्तों, इनकी आधारभूत इतनी संकुचित है कि उनका जीवन अनेक रूपता के लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। 10वां है मुक्तक काव्य की रचना। रीतिकालीन में यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए, तथापि रीति कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की और ही अपनी रुचि प्रदर्शित की है। रीतिकालीन कवि जो है वह प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। रीतिकालीन कवियों ने मुक्तक की रचना की और अपनी रुचि को भी प्रदर्शित की है। जब राज दरबारों में कभी दंगलों का आयोजन किया जाता हो और दूसरों से बाजी मार लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो, वहाँ प्रबंध रचना की प्रवृत्ति पनप ही नहीं सकती। दोस्तों, जहाँ पर राज दरबारों में कवि का दंगल का आयोजन हो और दूसरे से बाजी मार लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही हो, तो वहाँ पर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति पनप ही नहीं सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसी से वह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, इसी से वह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। अलंकारिकता, चमत्कार, प्रियता एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन करने हेतु भी मुक्तक रचना की प्रवृत्ति का विकास रीतिकाल में हुआ। तत्कालीन दरबारी वातावरण के लिए मुक्तक रचनाएं ही अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास इतना
अवकाश कहाँ था कि वे प्रबंध काव्य को सुनकर उसकी सराहना करते। दोस्तों, तत्कालीन दरबारी वातावरण के लिए मुक्तक रचनाएं अधिक उपयुक्त थे, क्योंकि राजा और महाराजाओं के पास इतना समय ही नहीं था कि वह प्रबंध काव्य को सुनकर के उनकी सराहना करते। कविगण तो एक ही दोहे या छंद में अपनी काव्य प्रतिभा का संपूर्ण उत्कर्ष दिखाकर राजा महाराजा को चमत्कृत करने में विश्वास करते थे। कविगण जो है एक ही दोहे या छंद को अपनी काव्य प्रतिभा के दम पर पूर्ण उत्कर्ष दिखाकर के राजा महाराजा को चमत्कृत करने में विश्वास करते थे। बिहारी जैसे रसिद कवियों ने दोहे जैसे छोटे छंद में भी रस की अपूर्व सृष्टि की है। 11वां ब्रजभाषा का प्रयोग। भक्ति काल में जो ब्रजभाषा कृष्ण काव्य सीमित रही, वही रीति काल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और लगभग 200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत पर एक छत्र शासन करती रही। दोस्तों, भक्ति काल में जो ब्रजभाषा कृष्ण काव्य तक ही सीमित थे, वह रीति काल में आकर के पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और लगभग 200 वर्षों तक हिंदी काव्य जगत में एक छत्र शासन करता रहा। रीति काल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवि ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के कवियों ने ब्रजभाषा में ही काव्य रचना की। मराठी क्षेत्र भूषण ने, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने, बुंदेली क्षेत्र ओरछा में केशव ने तथा राजस्थानी क्षेत्र आमेर में बिहारी ने ब्रजभाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। निष्कर्ष यह कि रीतिकाल तक आते आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। निष्कर्ष यह है कि रीतिकाल तक आते आते ब्रजभाषा व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। रीतिकालीन ब्रजभाषा अपने शब्द सौष्ठव, अनुप्रासिकता, मधुरता एवं पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए पूर्ण उपयुक्त बन चुकी थी, किंतु उनमें कवियों ने मनमानी तोड़ मरोड़ भी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन ब्रजभाषा के इस दोष की ओर संकेत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकालीन ब्रजभाषा की इस दोष की ओर संकेत करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ की ओर पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप में स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। दोस्तों, शुक्ल जी लिखते हैं कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं हो पाई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर के प्रौढ़ की ओर पहुंच रही थी, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते तो शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ करके विकृत करने का साहस किसी कवियों में नहीं होता। पर इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रहे।
रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में अवधि शब्दों एवं रूपों का इच्छानुसार प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा में कीन दीन जैसे क्रिया रूप इसी प्रवृत्ति के परिचायक है। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा में अवधि शब्दों और रूपों का इच्छानुसार प्रयोग किए हैं। बिहारी की भाषा में कीन दीन जैसे क्रिया रूप इसी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। इस काल की ब्रजभाषा में फारसी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ चला था। रीतिकालीन ब्रजभाषा में फारसी शब्दों के प्रयोगाधिक्य पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हो रहा था और फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार की ही तक अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में उमरदराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। शुक्ल जी टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टाचार और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हो रहे थे। फारसी के लच्छेदार शब्द वहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे। भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार तक ही सीमित कैसे रह सकते थे। वे सभी दरबार में उमरदराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। रीतिमुक्त कवियों की भाषा में लाक्षणिकता का सौंदर्य भी विद्यमान है। लक्षण और व्यंजना का सहारा लेते हुए घनानंद जैसे कवि ने काव्य भाषा की शक्ति का परिचय दिया है। रीतिमुक्त कवियों की भाषा में लाक्षणिक सौंदर्य विद्यमान है। लक्षण और व्यंजना का सहारा लेकर के घनानंद जैसे कवि ने काव्य भाषा की शक्ति का परिचय दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद की काव्य भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि घनानंद जी उन बिरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क उपयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। निष्कर्ष यह कि रीतिकालीन ब्रजभाषा में एक और तो माधुरी एवं नाद सौंदर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर उसमें अनुप्रासिकता एवं लाक्षणिकता होने से उनका सौंदर्य दुगुनी हो गया है। इन कवियों की भाषा सामर्थ्य थी और पूर्व ही कही जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि रीतिकालीन ब्रजभाषा में एक और माधुरी एवं नाद्यशौर्य विद्यमान है, तो दूसरी ओर उनमें अनुप्रासिकता और लाक्षणिक होने से सौंदर्य दुगुनी हो गई है। इन कवियों की भाषा में सामर्थ्य की और पूर्व की ही कही जा सकती है। रीतिकालीन कवियों ने कवित्व, सवैया, दोहे अधिक लिखे हैं, जो उनके वर्ण्य विषय के लिए पूर्णतः उपयुक्त छंद थे। इन कवियों ने एक और तो लक्षण ग्रंथ लिखकर हिंदी काव्य रसिकों और काव्य शास्त्र से परिचित कराया, तो दूसरी ओर श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखकर काव्य में माधुरी का समावेश किया। रीतिकालीन कवियों ने कवित्व, सवैया, दोहे आदि लिखकर के उनके वर्ण विषय के लिए पूर्णतः उपयुक्त छंद थे। इन कवियों ने एक और तो लक्षण ग्रंथ लिख करके हिंदी काव्य रसिकों को काव्य शास्त्र का परिचय कराया है, तो दूसरी ओर श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिख करके काव्य में माधुरी का समावेश किए हैं। बिहारी सतसई रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, जो अपनी काव्य कला, भाषा, सामर्थ्य एवं अलंकारिता के कारण एवं अद्वितीय कृति बन पड़ी है।
बिहारी सतसई जो है रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जा सकती है, जो अपनी काव्य कला, भाषा, सामर्थ्य और अलंकारिता के कारण अद्वितीय कीर्ति बन पड़ी है। बिहारी देव, सेनापति, घनानंद, केशव, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों की रचनाओं से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काल है। दोस्तों, बिहारी देव, सेनापति, घनानंद, केशव, भिखारीदास, पद्माकर जैसे सशक्त कवियों की रचनाओं से संपन्न रीतिकाल निश्चित रूप से ही हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताया। दोस्तों, इस चैनल में साहित्य से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।